वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि ये LAQ प्लस SAQ दोनों रूप में आ सकता है, प्लस इस पे L2 क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका अप्लाइड भी हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप। शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है जिसमें बॉल एंड सॉकेट वेराइटी, साइनोवियल जॉइंट में बहुत सारी वेराइटी होती है, उसमें से जो सब टाइप है ये बॉल एंड सॉकेट वेराइटी का है, ठीक है। आप जब शोल्डर जॉइंट का क्वेश्चन लिखेंगे तो आप इसी ऑर्डर में लिखेंगे, तो प्लीज़ आप ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे पहले टाइप में क्या लिखेंगे, साइनोवियल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट वेराइटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका रहेगा आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस मतलब कौन सी दो बोन्स मिलके एक जॉइंट बनाती है, उसको बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस। तो जैसे हमें पता है कि स्कैपुला और यूमरस ये दोनों बोन मिलके शोल्डर जॉइंट बनाएंगी। तो स्कैपुला में क्या जो कैविटी रहती है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ये वो कैविटी है। ये कैविटी में जब हेड ऑफ यूमरस अटैच होता है, आर्टिकुलेट होता है, तब वहाँ बनता है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो इसमें आर्टिकुलर सरफेस क्या है, ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और हेड ऑफ यूमरस, ठीक है। इसलिए इस जॉइंट को हम ग्लिनो यूमरल आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं, कि ग्लिनोइड और यूमरस इन दोनों का आर्टिकुलेशन हो रहा है, इसलिए ग्लिनो यूमरल आर्टिकुलेशन। दूसरी चीज़, आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ग्लिनोइड कैविटी है वो बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू हेड ऑफ यूमरस, इसलिए ये बहुत मतलब इनस्टेबल जॉइंट है, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, पर स्टेबिलिटी कम है इस वजह से उसमें मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और ये जो हेड है वो 4 टाइम्स लार्जर है एज़ कम्पेयर टू दिस ग्लिनोइड कैविटी, इसलिए स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, पर मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें वो अटैच नहीं है, ईजिली मूव कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रेटर मोबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी और मोर चांसेस ऑफ डिसलोकेशन, ठीक है। अब जितनी भी इसमें स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करने का काम कौन कौन करता है हम ये देखेंगे। याद रखिए आर्टिकुलर सरफेस के बारे में पूछा गया है, आर्टिकुलर सरफेस आप लिखें तो ये सब पॉइंट तो लिखेंगे ही, पर जो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है वो पॉइंट भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है कोरेको एक्रोमियल आर्च, ठीक है, नाम याद रखिए, कोरेको एक्रोमियल आर्च। दूसरा पॉइंट है मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर। एक कफ बनता है शोल्डर जॉइंट के ऊपर, 4 मसल मिलके बनाती है, वो इसको स्टेबल रखती है। कौन कौन सी मसल है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये आपका अलग से 2 नंबर के लिए BAQ भी आ सकता है कि मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर की मसल्स को इन्यूमरेट कीजिए, ठीक है, ये आता है एग्जाम में। तो क्या नाम है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर। सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, ठीक है। तीसरा रहता है ग्लिनोइड लेब्रम और एक रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये 4 चीज़ें स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है। कौन सी, कोरेको एक्रोमियल आर्च सबसे पहला पॉइंट। दूसरा मस्कुलो टेंडिनस कफ जो बनता है 4 मसल से, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। इसको हम ऐसे याद रखते हैं सिट, बस फर्क इतना है कि 2 ऐसे मतलब H2, ठीक है, सिट आप याद रख सकते हैं। और तीसरा होता है ग्लिनोइड लेब्रम और चौथा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ग्लिनोइड लेब्रम में ये सब क्या रहता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। दूसरा इसमें जो लिगामेंट्स रहते हैं वो भी स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। अब कौन से लिगामेंट्स हैं ये भी आपको ऐसे इन्यूमरेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनिए। बुक में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसके दो तीन पॉइंट्स और ये डायग्राम बनाना है, उसमें सब कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखिए हर जॉइंट होता है, हर जॉइंट में एक कैप्सुलर लिगामेंट होता ही है। आप लिगामेंट्स आपसे पूछा, सबसे पहले आप कैप्सुलर लिखिए, आपको याद नहीं आ रहा है कोई कैप्सुलर लिख लीजिए, वो होगा ही, ठीक है। अब इसका जो कैप्सुलर लिगामेंट है आप देख रहे हैं, ये जॉइंट है, शोल्डर है, ये आपका ग्लिनोइड कैविटी है। ये जो ऊपर से आप देख रही है ये और ये आपका कैप्सूल है, दोनों को कैप्सूल जॉइंट को कवर कर रखा है इसने, ठीक है। पर ये बहुत लूज होता है और ये प्रॉपर मूवमेंट अलाउ करता है। अब ज़्यादा मूवमेंट अलाउ करता है मतलब स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इसलिए ये वीक बहुत लिगामेंट रहता है, ठीक है। और ये जो नीचे है इंफीरियर साइड बहुत लीस्ट सपोर्टेड रहता है, मतलब नीचे साइड ज़्यादा ही वीक है, इसलिए डिसलोकेशन यहाँ से ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर डिसलोकेशन यहाँ से हुआ तो नीचे एक नर्व रहती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी नर्व, हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ी थी ये नर्व, एक्सिलरी नर्व, ये डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जब शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट होता है तो कौन सी नर्व डैमेज के चांसेस ज़्यादा है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक्सिलरी नर्व। दूसरा है कोरेको यूमरल लिगामेंट, ठीक है।
ये क्या करता है, अब नाम से देखिए, कोरेको मतलब कोरेकोइड प्रोसेस, यूमरल मतलब यूमरस, तो ये कोरेकोइड प्रोसेस से नेक ऑफ यूमरस तक आता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा लिगामेंट। ये क्या करता है, ये कैप्सुलर लिगामेंट को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, तीसरा हम आएगा, उस तीसरे का नाम है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब ट्रांसवर्स का मतलब समझते हैं, ट्रांसवर्सली रहता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आपकी ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस पे अटैच रहता है ट्रांसवर्सली। ठीक है, चौथा रहेगा ग्लिनॉइड लेब्रम। अब ग्लिनॉइड लेब्रम का काम क्या है, आप ये देखिए, ग्लिनॉइड कैविटी है ये स्कैपुला की, उसके मार्जिन्स पे अटैच रहती है ग्लिनॉइड लेब्रम। इससे क्या होता है, तो ग्लिनॉइड लेब्रम की डेप्थ है वो बढ़ जाती है। डेप्थ बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा एरिया मिलेगी हेड ऑफ ह्यूमरस को अटैच होने के लिए, तो इसलिए वो उसकी स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, कवर्स द मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी, और डेप्थ बढ़ाता है। अब ये देखिए, जो ब्लू बॉर्डर है इसकी ग्लिनॉइड कैविटी की, ये है पूरा आपका ग्लिनॉइड लेब्रम। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आपका ग्लिनॉइड कैविटी है, ये ब्लू वाला ग्लिनॉइड लेब्रम है। जितना ज़्यादा लेब्रम रहेगा उतनी उसकी डेप्थ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं आपके लिगामेंट्स में, कैप्सुलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, नाम से याद रखिए, कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस, एक होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल, एक होता है ग्लिनॉइड लेब्रम। ट्रांसवर्स के बारे में भी आप ये याद रख सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट सारे जॉइंट है, आप आगे कौन सा जॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद आप एल्बो पढ़ेंगे, फिर नी पढ़ेंगे, हिप पढ़ेंगे, सब में ट्रांसवर्स लिगामेंट होता ही है। फ़र्क इतना है कि यहाँ ह्यूमरल है क्योंकि यहाँ ह्यूमरस बोन है, बाकी वहाँ रिस्पेक्टिव बोन्स रहती हैं। पर आप इतना याद रखिए कि ट्रांसवर्स लिगामेंट और कैप्सुलर लिगामेंट, ये दो चीज़ें आपको हर जॉइंट में मिलेगी। ठीक है, चौथी है इसमें ग्लिनॉइड लेब्रम, जो आपको बताया मैंने। अब आते हैं बरसा। बरसा होता क्या है, बरसा मतलब ऐसी एक स्पेस या एक सैक जिसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है, टू प्रिवेंट या टू अवॉइड फ्रिक्शन, बोन्स आपस में रब ना हो, बोन्स आपस में रब होकर फ्रिक्शन ना हो, इसलिए इन दोनों के बीच में फ्लूइड फिल्ड सैक रहता है, उसको बोलते हैं बरसा। ठीक है, तो 3 बरसा रहते हैं आपके शोल्डर जॉइंट में, सब एक्रोमियल बरसा, सब स्कैपुलरिस बरसा, एक होता है इंफ्रास्पाइनेटस बरसा। ठीक है, 3 बरसा हमें नाम याद रखने, आपका सब एक्रोमियल, सब स्कैपुलरिस और इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, उसके बाद हम इसके देखेंगे रिलेशन। रिलेशन में आपको ये डायग्राम याद करना है, उसके भरोसे पे आप सब लिख लोगे, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है क्योंकि हम ये डायग्राम याद करेंगे। ठीक है, अब इतना याद रखिए, देखिए सबसे पहले आप ये बीच में जॉइंट बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम बनाएंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप ये बीच में बड़ा सा जॉइंट बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर ये रहेगा आपका ग्लिनॉइड लेब्रम, और उसके ऊपर एक टेंडन दिखेगा। ठीक है, ये आपका लेब्रम रहेगा। अब आप रूल ऑफ 3 याद रखिए, 3 3 3, 1 2 3, बहुत रफली बना रहा हूँ, आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, एक रहेगा यहाँ पे, 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे एक बोन आ जाएगी, ये दोनों बोन है, इन दोनों के बोन के बीच में ये आपका लिगामेंट है। ठीक है, ये 3 इस तरफ आएंगे, इस तरफ भी आपका 1 2 और 3। ठीक है, 3 3 3, फर्क इतना है, 1 2 3 1 2 3, ये साइड वेज है। ठीक है, और नीचे आपकी सीधा सीधा आएगा लॉन्ग हेड और ट्राइसेप, जिसमें एक नर्व और एक वेसल जाएगी। ठीक है, ये आपका बन गया डायग्राम, बहुत बेकार है पर आप अच्छे से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। ठीक है, तो ऐसे हम इसके अब डायग्राम देख लिया, डायग्राम में आप लेबलिंग देखेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि ये आपका ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट के सुपीरियर क्या रिलेशन आएगा। अब आप याद देखिए, आप अपने हाथ रखिए आपके शोल्डर जॉइंट पे, उसके ऊपर आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले तो कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट दिखेगा, क्योंकि ये 2 बोन्स है, कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस, इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट आता है जिसको बोलते हैं कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, नाम से आप समझ सकते हैं। उसके नीचे आता है बरसा, एक्रोमियस के नीचे है तो सब एक्रोमियल बरसा, बरसा मैंने आपको बताया अभी हमने पढ़े, तो बरसा इसके सुपीरियर में आता है। तीसरी मसल है सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, ये आपके सुपीरियर रिलेशन हो गए। और इन्फीरियर रिलेशन में हम देखेंगे, इन्फीरियरली उसके सिर्फ एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक ही मसल है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, शोल्डर जॉइंट के नीचे हमेशा ट्राइसेप आएगी, इतना आप याद रखिए। आप अपने शोल्डर से रिलेशन आप याद रख सकते हैं, नीचे आएगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, एक्सिलरी नर्व,
पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब आएंगे एंटीरियर, सामने की साइड आएगी सबस्कैपुलरिस मसल, बाइसेप मसल, कोरेकोब्रेकियलिस मसल और डेल्टॉइड। डेल्टॉइड के एंटीरियर फाइबर्स एंटीरियर में आते हैं, ठीक है। डेल्टॉइड एक बड़ी मसल है तो एंटीरियर भी रहती है, पोस्टीरियर भी रहती है, तो आपके एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड एंटीरियर में रहेगा, सिमिलरली पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड पोस्टीरियर में रहेगा, ठीक है। और पीछे और कौन सी रहेगी, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, ठीक है। ये डायग्राम आप याद रखिए, इस डायग्राम के बेसिस पे आपको, डायग्राम मैंने आपको बता दिया, आपको बस लेबलिंग याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सुपीरियर में क्या क्या रहता है, सुप्रास्पाइनेटस मसल रहती है, उसके ऊपर रहता है आपका कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, उनके बीच में रहता है सब एक्रोमियल बर्सा, एक बर्सा रहता है, ठीक है। इन्फीरियर में हमने देखा, इन्फीरियर बहुत सिंपल है, एक ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, ट्राइसेप के 3 हेड होते हैं, हमने पढ़े थे, उसमें से लॉन्ग हेड रहता है इसके इन्फीरियर रिलेशन में। एक होता है एक्सिलरी नर्व, एक आता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ऐसे एंटीरियर आ जाएंगे तो एंटीरियर में आएगा एंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, बाइसेप्स, कोरेकोब्रेकियलिस और होता है सबस्कैपुलरिस। सब याद नहीं रहे, ठीक है, 2 या 3 भी आपको याद रहे चल जाएगा लिखने में, पर आपको डायग्राम में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको लेबलिंग तो करनी है पूरी, ठीक है। इतना याद रखिए, ट्राइसेप्स इन्फीरियर में आता है, बाइसेप्स एंटीरियर में आता है, बाइसेप्स और कोरेकोब्रेकियलिस एंटीरियर रिलेशन में आता है। वैसे ही आप पीछे चले जाएंगे पोस्टीरियर साइड तो आएगा पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर, ये हो गया। अब विद इन द जॉइंट के अंदर भी एक रिलेशन हमने यहाँ देखा है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का टेंडन, वो शोल्डर जॉइंट के अंदर है, शोल्डर जॉइंट को अटैच होता है, ठीक है। तो ये एक विद इन का रिलेशन है, मतलब 5 रिलेशन हमने देखे, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और विद इन द जॉइंट, ठीक है। ये हो गया इसके रिलेशंस। अब देखेंगे इसका ब्लड सप्लाई। तो 4 आर्टरीज है जो इसको सप्लाई करती है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, सबसे पहले एंटीरियर, दूसरी सिमिलरली होती है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, एक होती है सुप्रास्कैपुलर, एक होती है सबस्कैपुलर, ठीक है। ये 4 आपको नाम याद रखने हैं। दो सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स है, एंटीरियर पोस्टीरियर, और 2 स्कैपुलर है, सुप्रास्कैपुलर और सबस्कैपुलर, ठीक है। सिंपल है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई हमने देखा है, कौन सी नर्व सबसे ज़्यादा यहाँ डैमेज होने का हमने कहा था, एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व इसको एक सप्लाई करेगी। दूसरी हमने यहाँ बाइसेप्स वगैरह भी इन्वॉल्व है, फ्रंट ऑफ आर्म इन्वॉल्व है, तो फ्रंट ऑफ आर्म को सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो एक ये रहेगी। तीसरी एक सुप्रास्कैपुलर नर्व है, ठीक है। ऐसे 3 नर्व से, एक आती है एक्सिलरी नर्व, एक आती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक आती है सुप्रास्कैपुलर नर्व। 3 नर्व आपको याद रखनी है। अब पढ़ेंगे इसकी मूवमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रेट मोबिलिटी है बट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें स्टेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये मोस्ट मोबाइल जॉइंट ऑफ द बॉडी है, ठीक है। ये याद रखिए कि सबसे ज़्यादा मोबिलिटी बॉडी में किसी जॉइंट में है तो वो शोल्डर जॉइंट में। क्यों? क्योंकि उसका जो हेड है और कैविटी है उनकी साइज़ बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। अब इसमें कौन सी मूवमेंट होती है, सारी ही मूवमेंट करता है शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले करेगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेगा, एक एबडक्शन एडक्शन करता है, मीडियल रोटेशन लेटरल रोटेशन करता है, और इन सब का कॉम्बिनेशन जिसको बोलते हैं सर्कमडक्शन वो भी करता है, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स करता है। ये देखिए सारी मूवमेंट, ये आपके एक पर्सन है, इसके समझ लीजिए दोनों हाथ जैसे इस तरीके से करते हैं सामने, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। दोनों हाथ अपने अपने साइड बाहर आप करोगे तो इसको बोलते हैं आपका एक्सटेंशन, ठीक है। ये हाथ ऊपर जा रहा है, बाहर से निकल के ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं एबडक्शन, बी, ठीक है, ये बी। और जब दोनों हाथ आपके साइडवेज है, टच है नीचे, उसको बोलते हैं एडक्शन, डी, ठीक है। एक होता है मीडियल रोटेशन, ये आपका मीडियल रोटेशन एल्बो जॉइंट की तरफ से दिखता है, पर ये ऐसा होता है कि आपकी आर्म पूरी मीडियली रोटेट होती है तब जाके ये पॉसिबल होता है। तो आर्म को मीडियली रोटेट करने का काम शोल्डर जॉइंट ही करता है, ठीक है, आपका मीडियल रोटेशन। और दोनों हाथ ऐसे बाहर साइड जाएंगे तो इसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन। ये सारी मूवमेंट्स करता है आपका शोल्डर जॉइंट, ठीक है। हो सकता है आपको ये प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछेंगे करके बताओ, तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है। नाम तो आपने याद रख ही लिए, पर ये भी आपको आने चाहिए कि कैसे होती है इसकी मूवमेंट, ठीक है। दूसरा एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपकी आर्म का जो एबडक्शन होता है, ये आप देख रहे हैं, तो हर 15 डिग्री एबडक्शन जो होता है उसमें से 10 डिग्री का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है शोल्डर जॉइंट का, 5 डिग्री का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कोई स्कैपुला के मूवमेंट का, ठीक है। अब याद रखिए कि शोल्डर जॉइंट 10% की कॉन्ट्रीब्यूशन देता है और 5% देता है स्कैपुला। और दूसरा ये क्वेश्चन है एबडक्शन का ही। एबडक्शन में ऐसा होता है कि 0 से 90 डिग्री जब आप एबडक्शन कर रहे हो, मतलब आप इस लेवल तक आ रहे हो आपके, वो उस कंट्रीब्यूशन देता है डेल्टॉइड। यहाँ तक लाने का काम डेल्टॉइड मसल करती है। 90 से 180 जब आप पूरा ऊपर जाता है हाथ,
उसमें आता है आपका सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस। ठीक है, तो ये आप मसल के नाम याद रखिए, MCQ या BAQ आ सकता है या वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या था कि एबडक्शन में 0 से 90 डिग्री का काम डेल्टॉइड करेगा, 90 से 180 का काम सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपेजियस करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मूवमेंट। अब पढ़ेंगे इसका अप्लाइड। मैं आपको कल भी कहा था, आज भी ये बोलूँगा कि जब भी ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन आए, अप्लाइड चाहे ना पूछे हो, आप अप्लाइड लिखेंगे, क्योंकि अप्लाइड से नंबर मिलते हैं। ठीक है, और अप्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए। भले ही 3 या 4 पॉइंट पर आपको अप्लाइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन्यूमरेट ही कर दीजिए, भले चलता है। तो सबसे पहले अप्लाइड में हम देखेंगे डिसलोकेशन के बारे में। ऑब्वियसली जॉइंट है तो डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है, और ये सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है तो सबसे ज़्यादा डिसलोकेशन के चांसेस इसमें रहते हैं। तो 2 टाइप के डिसलोकेशन रहते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर। और एंटीरियर वाला डिसलोकेशन है वो मोस्ट कॉमन है, क्योंकि इन्फीरियरली हमने देखा था कि कैप्सूल बहुत ज़्यादा वीक होता है तो एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाता है जॉइंट, और इसमें एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट बस। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम एटीट्यूड। अब ऑप्टिमम एटीट्यूड क्या होता है कि आपके अगर शोल्डर जॉइंट में कोई भी डिजीज़ या कुछ भी है, तो वो जो आप ट्रीट करेंगे, तो वो ट्रीट करने के लिए आप आर्म को एबडक्ट करेंगे 45 से 90 डिग्री तक, उसके बाद ही उसको ट्रीट करेंगे। समझिए, मतलब आप फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट में कुछ कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं कि आर्म एक से नीचे रखिए स्ट्रेट में और आप ट्रीट कर रहे हो, नहीं, उसको आप कम से कम एबडक्शन करोगे 45 से 90 डिग्री तक, उसके बाद ही ट्रीट करोगे, टू प्रिवेंट एनी जॉइंट इन्फ्लेमेशन। ये जो आपका जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको एंकेलोसिस बोलते हैं, वो प्रिवेंट करने के लिए ऑप्टिमम एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। ऑप्टिमम एटीट्यूड कितना होता है? 45 से 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा होता है शोल्डर टिप पेन। शोल्डर टिप पेन क्या होता है कि जो आपके डायफ्राम के नीचे पेरिटोनियम रहता है, पेरिटोनियम क्या रहता है आगे पढ़ेंगे, आप इतना याद रखिए, बस पेरिटोनियम नाम याद रखिए। पेरिटोनियम में कोई इरिटेशन हुआ तो वहाँ का जो नर्व सप्लाई है उसका ओरिजिन और शोल्डर को जो सप्लाई करती है नर्व, उनका ओरिजिन सेम जगह से। इसलिए क्या होता है, अगर पेरिटोनियम इरिटेट हुई, पेरिटोनियम में सप्लाई होती है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व इरिटेशन की वजह से फिर जो दूसरी उसके साथ नर्व है, जैसे शोल्डर की हमने नर्व पढ़ी, तो शोल्डर वो भी पेन सेंसेशन भेजती है शोल्डर में। तो बस इतना याद रखिए कि अगर पेरिटोनियम का इरिटेशन हुआ, उस वजह से शोल्डर में भी पेन होगा, शोल्डर टिप पेन बोलते हैं उसको। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे आपको पता है स्प्लीन हमारे लेफ्ट में रहता है, तो अगर स्प्लीन की कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर रहा तो उसका पेन हमें लेफ्ट शोल्डर में फील होता है, इसी वजह से ड्यू टू नर्व सप्लाई। ठीक है, दूसरी चीज़ गॉल ब्लैडर हमारे राइट में रहती है, तो अगर गॉल ब्लैडर में कुछ इरिटेशन रहा, कुछ प्रॉब्लम रही, तो उसका पेन हमें राइट शोल्डर में फील होता है। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि अगर स्प्लीन में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट शोल्डर में पेन होगा, और गॉल ब्लैडर में है तो राइट इसमें होगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। अब एक होता है फ्रोजन शोल्डर, ये बहुत टाइम पे LAQ आता है पर एज L2। भाई शोल्डर जॉइंट का जो LAQ आएगा, अगर L2 के रूप में आएगा तो मोस्टली फ्रोजन शोल्डर के नाम पे आएगा। कैसे बोलेंगे कि 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है, पेन होता है, स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस है मतलब अकड़ गई है बॉडी, कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो मतलब नो मूवमेंट। और ये ऐसे सिम्टम देंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई द जॉइंट और राइट इन डिटेल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रोजन शोल्डर है, या फिर हो सकता है अगर किस्मत अच्छी है तो सीधा फ्रोजन शोल्डर बोल देंगे, या तो फिर फ्रोजन जॉइंट बोलेंगे। तो आपको फ्रोजन जॉइंट पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही जगह होता है, शोल्डर में। ठीक है, दूसरा इसके बारे में हम ये देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, 2 साल के अंदर अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और पर अगर आप फिजियोथेरेपी दे रहे हो तो बहुत जल्दी 2 साल के पहले ही ठीक हो जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि ट्रीटमेंट वगैरह नहीं पूछते हैं, पर आपको इतना याद आना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर के 2-3 सिम्टम्स, क्योंकि ये एज ए LAQ आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो पेन, स्टिफनेस और नो मूवमेंट, ये हो जाता है 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज, याद रखिए एज लिमिट। ठीक है, अब दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी डिजीज़ आपको हो रही है, वो हमें डायग्नोज करनी है कि शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? अगर आप अपने दोनों हाथ, दोनों आर्म्स ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं हेड के ऊपर, दोनों साइड वाले, ये भी आपका ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, और दोनों पाम आपस में ऐसे टच हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट की कोई डिजीज़ नहीं है। शोल्डर जॉइंट एबनॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, समझे, क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं पाती अगर शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व होता तो। ये मूवमेंट पूरी हो रही है, ऊपर तक एबडक्शन जा रहा है और दोनों पाम्स आपस में टच भी हो रहे हैं, मतलब इसमें शोल्डर जॉइंट की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, और दोनों एक्सिलरी नर्व हमारी इंटैक्ट है। ठीक है, प्रॉपर पोजीशन में है, सब नॉर्मल है। ठीक है, तो ये देखा हमने इसमें। अब हम इसके डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में देखिए ये बहुत मुश्किल है, पर अगर आप ट्राई करो तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई इशू नहीं है, आप ये तो पक्का कीजिए
ये आपके लिगामेंट्स के डायग्राम है। लिगामेंट्स में क्योंकि हमने बहुत कम लिखा है और ये आप डायग्राम बना देंगे उसके साथ सब कवर हो जाएगा उसके साथ। दूसरा रिलेशन का डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है और बस आपके 2 ही डायग्राम है। हो सके तो अप्लाइड में आप एक आध डायग्राम और देखिए, पर जितना मुझे लगता है इतने 2 ही हैं इसमें सफिशिएंट है। पर आप ये ट्राई कीजिए ज़रूर, अगर ये बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो जब आप शुरुआत में टाइप ऑफ जॉइंट बता रहे हैं, आर्टिकुलेशन बता रहे हैं, तब आप ऐसे ह्यूमरस और स्कैपुला विदाउट एनी दिस लिगामेंट्स आप नॉर्मली बना के दिखा दीजिए कि कौन से 2 सरफेस आर्टिकुलेट हो रहे हैं। आप रफली ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का शोल्डर जॉइंट। थैंक यू।